शाहू महाराज की जयंती हम लोगों ने क्यों मनानी चाहिए? कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि शाहू जी महाराज की जयंती जो है हम त्योहार की तरह मनानी चाहिए। तो जब बाबा साहब ने कहा तो हम कौन होते हैं नहीं मनाने वाले? पॉइंट ये है कि बाबा साहब ने ऐसा क्यों कहा। ये जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर है ये दूसरे बाबा साहब है हमारे। पहले बाबा साहब जो है शाहू महाराज है। अनटचेबिलिटी के खिलाफ में अगर इधर आवाज किसी ने उठाया हो तो वो है शाहू जी महाराज। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात कही है भारत के संविधान में। शाहू महाराज ने अपने राज्य में, अपने स्टेट में, अपने संस्थान में सबसे पहले फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन चलाया। शाहू महाराज वो पहले व्यक्ति है कि हमारे आंदोलन की लड़ाई लड़ने के लिए अपने दुश्मन को आइडेंटिफाई किया और वो हमारा दुश्मन है ब्राह्मणिज्म और ब्राह्मण्स। जो उन्होंने शाहू महाराज को कहा वो बाबा साहब को भी कहा। शाहू महाराज का ये मानना था कि ब्रिटिश यहाँ से जाने के पहले इस देश के जो मूल निवासी हैं उनको शिक्षित करना बहुत जरूरी है कि अगर ब्रिटिश इतने जल्दी चले जाते हैं और इस देश का मूल निवासी, इस देश का एडमिनिस्ट्रेशन टेक ओवर करने के लिए तैयार नहीं रहता है तो इस देश की जो सत्ता है वो ब्राह्मणों के और सोकाल उच्च वर्णियों के हाथों में जाएगी। और अगर वो सत्ता उनके हाथों में जाएगी तो फिर हम लोगों को कभी भी हमारा कल्याण नहीं हो सकता। ये दूरदृष्टि शाहू महाराज की थी। तो बाबा साहब ने भी लिखा है कि अनटचेबल्स आर नॉट प्रिपेयर्ड टू टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। और इसलिए हम नहीं चाहते कि ब्रिटिश यहाँ से इमीडिएटली जाए। जिनकी जयंती का समापन समारोह यहाँ हम मना रहे उनको विशेष रूप से प्रणाम। शाहू महाराज की जयंती हम लोगों ने क्यों मनानी चाहिए? तो इसके एक तो कारण सीधा सीधा है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि शाहू जी महाराज की जयंती जो है हम त्योहार की तरह मनानी चाहिए। तो जब बाबा साहब ने कहा तो हम कौन होते हैं नहीं मनाने वाले? बाबा साहब ने अगर कह दिया कि शाहू जी महाराज की जयंती हमने त्योहार की तरह मनानी चाहिए तो इसलिए मनानी चाहिए। पॉइंट ये है कि बाबा साहब ने ऐसा क्यों कहा। बाबा साहब ने ऐसा क्यों कहा कि शाहू जी महाराज की जयंती त्योहार की तरह मनानी चाहिए? तो इसके बारे में आप सबको पता है कि बाबा साहब कितने बाबा साहब सब लोगों को एक ही पता है। सब लोगों को एक पता है बाबा साहब। कौन से बाबा साहब पता है आप लोगों को? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, यही है ना? क्या और है कोई पता है? मैं बताता हूं। ये पहले जो बाबा साहब है, ये जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर है, ये दूसरे बाबा साहब है हमारे। पहले बाबा साहब जो है शाहू महाराज है। जैसे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का निकनेम बाबा साहब है, वैसे शाहू जी महाराज का निकनेम बाबा साहब है। बहुत सारे साथियों को ये पता नहीं है। उनका सही नेम जो है वो क्या है? उनका सही नाम है यशवंतराव। शाहू जी महाराज का सही नाम क्या है? और उनका निकनेम है बाबा साहब। उनके बाप का नाम था जय सिंह राव, उनको कहते थे आप्पा साहब। और उनके भाई का नाम जो है, उनका छोटा जो भाई है, उसका नाम था बापू साहब।
तो आप ये देखिए कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने शाहू जी महाराज को उनकी जयंती क्यों मनाने के लिए कहा, इस पर मैं बताना चाहता हूं आपको। क्योंकि उन्होंने जो कार्य किया, ऐसे कई मुद्दे मैंने उनके बारे में निकाल के रखा। आज की स्पीच में वो सब मुद्दे मैं आपके सामने नहीं रखना चाहता था, क्योंकि मेरे दूसरे साथी है शाहू जी महाराज के जीवन पर मतलब उनका जीवन और मिशन, शाहू जी महाराज का जो जीवन है, डॉक्टर अंबेडकर्स लाइफ एंड मिशन हम बोलते हैं, वैसे ही शाहू महाराज का जीवन और उनका मिशन। तो आप ये देखेंगे कि उन्होंने जो अनटचेबिलिटी है, अनटचेबिलिटी के खिलाफ में अगर इधर आवाज किसी ने उठाया हो तो वह है शाहू जी महाराज। और उसके बाद सिर्फ आवाज नहीं उठाया, तो उन्होंने प्रैक्टिस किया, उन्होंने इसको प्रैक्टिस किया, अनटचेबिलिटी के खिलाफ में उन्होंने प्रैक्टिस किया, जिसके बारे में कई उदाहरण है। आप ये देखेंगे कि बाबा साहब उनको क्यों बोल रहे कि यही काम, ये काम बाबा साहब ने बाद में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखा, पहले शाहू जी महाराज और बाद में बाबा साहब। फिर शिक्षा का काम, जो शिक्षा में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात कही है भारत के संविधान में, जो बाबा साहब ने अंकित की, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बाबा साहब अंबेडकर ने किससे लिया? तो शाहू महाराज से लिया। शाहू महाराज ने अपने राज्य में, अपने स्टेट में, अपने संस्थान में सबसे पहले फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन चलाया। और भी ऐसे कई मुद्दे हैं जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। और एक इम्पॉर्टेंट जो मुद्दा है उनका, हम अपनी अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए, लड़ाई है तो लड़ाई लड़ने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या पता होनी चाहिए, किससे लड़ना है। अगर हमें लड़ाई लड़नी है, लड़ाई में क्या होता है, लड़ाई लड़ने के लिए क्या होता है, क्या चाहिए आपको? दुश्मन चाहिए। शाहू महाराज वो पहले व्यक्ति है कि हमारे आंदोलन की लड़ाई के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए अपने दुश्मन को आइडेंटिफाई किया। वो शाहू महाराज है जिन्होंने हमारे दुश्मन को आइडेंटिफाई किया, और वो हमारा दुश्मन है ब्राह्मणिज्म और ब्राह्मण्स। और आप ये देखेंगे शाहू महाराज की पूरी लाइफ एंड मिशन अगर पढ़ते हैं तो उसमें आपको निरंतर ये लड़ाई है। हर वक्त उनको तकलीफ हुई, कहीं ऐसे इश्यूज है, इसके लिए ब्राह्मणों ने मतलब बहुत ही भद्दे किस्म के शाहू महाराज के ऊपर आरोप भी लगाए हुए हैं। तो एक काम तो शाहू महाराज ने ये किया, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इम्पोर्टेंट बात मैं इस अवसर पर जो आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई लड़ने के लिए सबसे पहले जो शाहू महाराज ने जो काम किया, उनका जो अध्ययन है, उन्होंने कहा है, उनके लिटरेचर में आपको मिलेगा, वो ये कह रहे हैं कि ब्रिटिशर्स इस देश से जल्दी नहीं जाना चाहिए।
इसके लिए ब्राह्मणों ने उनको ऊपर आरोप लगाए हैं कि ये ब्रिटिशों का स्टूज है वगैरह वगैरह, जो बाबा साहब को भी कहा उन्होंने, जो उन्होंने शाहू महाराज को कहा वो बाबा साहब को भी कहा। शाहू महाराज का ये मानना था कि ब्रिटिश यहां से जाने के पहले इस देश के जो मूल निवासी हैं उनको शिक्षित करना बहुत जरूरी है। क्यों शिक्षित करना जरूरी है, ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट लिखा है आगे, उनके लिटरेचर में उपलब्ध है। उनको इसलिए शिक्षित करना जरूरी है कि दे शुड बी रेडी टू टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस कंट्री, क्योंकि उनको यह लगता था कि अगर ब्रिटिश इतने जल्दी चले जाते हैं और इस देश का मूल निवासी इस देश का एडमिनिस्ट्रेशन टेक ओवर करने के लिए तैयार नहीं रहता है, तो इस देश की जो सत्ता है वो ब्राह्मणों के और सोकाल उच्च वर्णियों के हाथों में जाएगी। और अगर वो सत्ता उनके हाथों में जाएगी तो फिर हम लोगों को कभी भी हमारा कल्याण नहीं हो सकता। ये दूरदृष्टि शाहू महाराज की थी। ये बाबा साहब के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो बाबा साहब गए और जो रामसे मैकडोनाल्ड जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके साथ जो पत्राचार हुआ है बाबा साहब का, गांधी का रामसे मैकडोनाल्ड के साथ पत्राचार हुआ है, बाबा साहब का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे उनके साथ पत्राचार हुआ है। मैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इसलिए बोल रहा हूं कि भारत के लिए जो सेक्रेटरी थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में वहाँ बैठते थे लंदन में, और वहाँ से यहाँ से पूरी रिपोर्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास जाती थी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को करस्पॉन्डेंस होता था उनके साथ, और वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को और पार्लियामेंट को पेश होती थी। तो वो जो आप अगर पढ़ेंगे तो बाबा साहब ने भी लिखा है कि अनटचेबल्स आर नॉट प्रिपेयर टू टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन, और इसलिए हम नहीं चाहते कि ब्रिटिश यहां से इमीडिएटली जाए, क्योंकि उस वक्त वो डिमांड चल रही थी कांग्रेस की तरफ से। लेकिन इफ दे आर नॉट इन ए पोजिशन टू स्टॉप द डिमांड, ये लिख रहे वो बाबा साहब, ये लिख रहे अपने ग्रंथों में कि अगर वो यहाँ के जो एजिटेशन कर रहे, जो पावर ट्रांसफर की बात कर रहे, उनको रोकने में अगर ब्रिटिशर्स असमर्थ है तो फिर यहां से जाने के पहले हमारी स्थिति क्या होगी, हमारे अधिकारों का क्या होगा, इसके बारे में अभी निर्णय हो जाना चाहिए। ये सब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान ये चर्चा हुई। जो किताब अभी आपके सामने रिलीज पंजाबी में हुई, जो मैंने अंग्रेजी में लिखी, फिर बाद में उसका हिंदी वगैरह हमने किया, तो उसमें ये सब चीज़ें मैंने लाई है ताकि आप लोगों को क्या हिस्ट्री है, जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो उसमें मैंने लाई है आप लोगों के लिए, वो आपने ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो आप ये देखेंगे कि जो शाहू महाराज सोच रहे थे कि इस देश का एडमिनिस्ट्रेशन को टेक ओवर करने के लिए इस देश के मूल्यवासियों को तैयार करना है, इसलिए उनको एजुकेशन देना जरूरी है। ये ऐसा ही नहीं दिया एजुकेशन, राजा था तो दे दो एजुकेशन। वो बहुत दूर की सोचते थे कि इस देश की सत्ता इस देश के मूल निवासियों के हाथों में आनी चाहिए, तभी उनका कल्याण हो सकता है। ये उनकी सोच थी। उस सोच के तहत आप ये देखेंगे कि एक पॉलिटिकल पार्टी को ये कितना इंपॉर्टेंट चीज है। हम एक पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं, हमारे पुरखे ये कह रहे हैं
कि जब तक इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज के हाथों में इस देश की सत्ता नहीं आती, तब तक इनके अधिकार इनको मिलने वाले नहीं है। ये शाहू महाराज ने भी ये कहा, ये बाबा साहब ने भी कहा। तो आप ये देखेंगे इस ऐसे कई उदाहरण हैं। मैंने काफी वो उसकी लिस्ट निकाली है, मैं वो सब में नहीं जाऊंगा, जिससे ये पता चलता है कि जो बाबा साहब ने भारत के संविधान में जो अधिकार अंकित किए, वो सब चीजें एक वेलफेयर स्टेट की कंसेप्ट है। शाहू महाराज को लोकशाही के संदर्भ में बोलते, मैं नहीं बोलता। शाहू महाराज राजा थे, लोकशाही हमारे देश में नहीं थी, राजेशाही थी। तो फिर शाहू महाराज को क्यों याद करें? क्योंकि वो लोक कल्याणकारी राजा थे, वो वेलफेयर स्टेट की बात कर रहे थे। मतलब एक राजा होते हुए भी, एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था में नहीं होने के बावजूद, एक राजा होने के बावजूद भी उन्होंने एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की। हम क्यों मनाना चाहते उनकी, हम क्यों मनाना चाहते उनकी जयंती? क्योंकि उन्होंने हमारा कल्याण किया था, हमारी एजुकेशन की व्यवस्था की, हमारे नौकरियों की व्यवस्था की, अनटचेबिलिटी के खिलाफ में काम किया, जाति व्यवस्था के खिलाफ में काम किया। हम कल वो एक उनकी डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे, उसमें ये सब चीज़ें डाली हुई है। वहाँ आज हम जहाँ से निकले ना, शाहू महाराज के जो जन्मस्थल है, वहाँ एक डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, स्टेट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने। ये सब चीज़ें उसमें वो कास्ट सिस्टम के खिलाफ में थे, वो अनटचेबिलिटी के खिलाफ में थे, वो एजुकेशन देना चाहते थे, उन्होंने कहीं हॉस्टल्स खोले। ये सब चीज़ें आप ये दर्शाता है कि उनकी जयंती हम क्यों मनाएं। क्योंकि उन्होंने हमारे कल्याण के लिए वो हर चीज की जो एक मानव जाति के उत्थान के लिए होना चाहिए, वो सब उन्होंने किया। इसलिए शाहू महाराज की जयंती सिर्फ बाबा साहब कह रहे इसलिए नहीं, बाबा साहब इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने ये सब कार्य उन्होंने हमारे लिए किया। मेरा आप लोगों से इतना ही कहना है, वो सब चीजें जो शाहू महाराज जानते थे, वो सब चीजें बाबा साहब भी जानते थे। बाद में वो सब चीजें वो कर रहे, वो सब जो चीजें वो भारत के संविधान में लिख रहे। लेकिन जो शाहू महाराज ने किया, क्या वो बाबा साहब ने किया? शाहू महाराज ने एक्चुअली किया और बाबा साहब ने लिखा। बाबा साहब ने लिखा, बाबा साहब ने समझाया। लेकिन जो शाहू महाराज अकम्प्लिश कर सके, क्या वो बाबा साहब अकम्प्लिश कर सके? अगर बाबा साहब वो पूरा अकम्प्लिश करते तो हमारी ये हालत होती। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि शाहू महाराज के हाथ में सत्ता थी, शाहू महाराज के पास पावर था ये करने के लिए। बाबा साहब को समझ थी, जो शाहू महाराज की समझ थी वो बाबा साहब की भी समझ थी। लेकिन बाबा साहब वो अकम्प्लिश नहीं कर सके क्योंकि बाबा साहब के हाथ में सत्ता नहीं थी। तो और इसलिए आप ये देखेंगे कि बाबा साहब ने इसी कारण के वो 1936 में पॉलिटिकल पार्टी बनाई और बाद में फिर मतलब 1942 में
शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाई और पहले जनरल इलेक्शन हुए, उस इलेक्शन में अपनी पार्टी को उतारा, क्योंकि बाबा साहब का ये मानना था कि भले ही भारत के संविधान में ये अंकित किया गया है, लेकिन मैं ये आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप लोग सत्ता में नहीं आएंगे। और इसलिए उनका जो स्पीच है 28 अक्टूबर 1951 का पटियाला का स्पीच है, जो उन्होंने पहले जो इलेक्शन हो रहे थे उसमें वो दिया हुआ स्पीच है, और बहुत क्लियर टर्म्स में लिखा है उसमें बाबा साहब ने कि आपको अगर ऐसा लगता है कि ये जो भारत के संविधान में जो अधिकार लिख दिए हैं ये आपको ये ब्राह्मण लोग देंगे, ये शब्द ऐसा ही इस्तेमाल किया है कि बहुत सारे मूल निवासी बहुजन समाज के लोग ये समझाने की कोशिश करते हैं कि वो बाबा साहब जो है ना ब्राह्मणिज्म के खिलाफ में थे, ब्राह्मणों के खिलाफ में नहीं थे। मेरा ख्याल है ऐसा बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार होता, वहां लिखा है बाबा साहब ने। अगर आप ऐसा सोचते हो कि ये ब्राह्मण लोग आपको आपके अधिकार देंगे तो ये आपकी भूल है। ये लिख रहे अपने समाज को इलेक्शन के दौरान एड्रेस करते वक्त ये लिख रहे, ये आपकी भूल है। और वो आगे ये कह रहे हैं, इसलिए अगर आप चाहते हो कि भारत के संविधान में जो अंकित आपके अधिकार है ये आपको मिलना चाहिए, ऐसा आपको लगता है, तो फिर आपने अपनी पार्टी अलग से बनानी चाहिए। 1951 में बोला है। उसके बाद रिपब्लिकन पार्टी बनी। रिपब्लिकन पार्टी का हश्र क्या हुआ आप सबको पता है, जिसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। उसके बाद हमारे आंदोलन से, बामसेफ की मूवमेंट से एक पार्टी निकली जिसका नाम बीएसपी है। उस पार्टी का क्या हश्र हुआ ये भी आपको पता है, उसके भी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन साथियों, यही वो कारण है कि ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आंदोलन की बनाना पड़ा, जिसका नाम है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी। इसी के लिए बनाई है। लास्ट जो बाबा साहब का इंपॉर्टेंट कोट है वो बताकर मैं अपनी बात को विराम दूंगा। वो कोट ये है, क्या बोल रहे हैं बाबा साहब? Political power is the most precious thing. Political power is the most precious thing in the life of a community, especially if its position is constantly being challenged. क्या है आज हमारी स्थिति, मूल निवासी बहुजन समाज की स्थिति क्या है? आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारी जो पोजीशन है, हमारा जो अस्तित्व है, ये आज पूरा खतरे में है या नहीं है? बताइए, बताइए। मुझे सुनाई नहीं आ रहा और आप बोल नहीं रहे। ये बाबा साहब ये बोल रहे हैं, द पॉलिटिकल पावर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट प्रेशियस थिंग इन द लाइफ ऑफ ए कम्युनिटी, स्पेशली इफ इट्स पोजीशन इज कॉन्स्टेंटली बीइंग चैलेंज्ड। जिस मूल निवासी बहुजन समाज की हम बात कर रहे हैं, उनका अस्तित्व मतलब उनके अधिकार निकाले जा रहे हैं। भारतीय संविधान में जो अधिकार दिए उनको भारतीय संविधान को ही तहस नहस करने का कार्यक्रम चल रहा है, तो उसके अंदर जो अधिकार है वो मिलने का सवाल, ये स्थिति है। अगर ऐसी स्थिति है तो वो ये कह रहे हैं, एंड द कम्युनिटी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन इट। उनका अस्तित्व धोखे में है और वो लोग अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं। बहुत क्लियर है ये। जिनका अस्तित्व धोखे में है, चैलेंज में है, और वो अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं, जो हम लोग हैं मूल निवासी बहुजन समाज के लोग,
हम अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं। हम अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहने का मतलब है हम अपने जो अधिकार है उसको सुरक्षित रखना चाहते हैं। तब वो बोल रहे हैं बाबा साहब, पॉलिटिकल पावर इज द ओनली मीन्स, political power is the only means by which political power is the only means by which it can sustain its position। मतलब हमारा अस्तित्व बनाए रखने के लिए पॉलिटिकल पावर के सिवा हम अपना अस्तित्व बनाए रख नहीं सकते। इसलिए हमारे जीवन में पॉलिटिकल पावर बहुत महत्वपूर्ण है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बाबा साहब आपका फॉलोअर ऐसा नहीं सोच रहा है। आज ये पॉलिटिकल पार्टी बनाकर 8 साल हुए, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हम लोगों को समझा रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन हमें क्या सुनने को मिलता? अरे ये बहुत गंदी चीज होती है, ये नहीं करनी चाहिए। अरे इतनी गंदी होती तो बाबा साहब करते क्या? पॉलिटिक्स अगर इतना गंदा होता तो बाबा साहब करते? अरे बाबा साहब को छोड़ो, ये कांग्रेस वाले करते, वो सोनिया गांधी करती, वो राहुल गांधी करता। ये हमारे जीवन में हमारे विकास के लिए पॉलिटिकल पावर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए आपको जो शस्त्र दिया है इस लड़ाई को, उस शस्त्र का पिछले 75 साल में हमने सही इस्तेमाल नहीं किया। अब ये समय आ गया है हमारे जीवन में कि इस पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से आपके हाथ में इस उंगली पे जो शस्त्र बाबा साहब ने दिया है इसका सही इस्तेमाल करें और सही इस्तेमाल करके पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक को सत्ता में भेजे। जिस दिन पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया सत्ता में आएगी, आपके जो अधिकार है ये सिर्फ सुरक्षित ही नहीं रहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन उसका जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन है, जो शाहू महाराज ने किया था अपने समय में, सत्ता आते ही हम ये कर सकते हैं। इसलिए पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक को आने वाले जितने भी इलेक्शंस है, जिस भी स्तर पे इलेक्शन है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके वोटों से उनको जिता कर लाओगे, आपके प्रतिनिधि रिस्पेक्टिव फोरम में भेजोगे ताकि वो आपके अधिकार सुरक्षित रखें। इतना ही कुछ कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय मूल्यवासी, जय संविधान, जय भारत। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।